हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का पार्ट 2। जितने भी 2011 से 2024 तक सीटेट के एग्ज़ामों में जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब लोग हम लोग एक सेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज मैथ का पार्ट 2 है। अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 3 के यानी कि कक्षा थर्ड के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। तो किस प्रकार हल किया देख लेते हैं। 26 गुणे 5 यानी कि 6 पचे 30 को डायरेक्ट 30 लिख दिया और 5 दूना 10 डायरेक्ट 10 30 लिख दिया। तो ये दर्शाता है। तो क्या देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। एक अंक की एक अंक से गुणा, क्या ये सत्य होगा? या पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, या पहाड़ों का प्रत्यास्मरण, या अकैकी संगति। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। यदि छात्र जब गलत गुणनखंड प्राप्त करता है तब यह छात्र को पुनर्समूहन को समझने में विफलता की ओर इंगित करता है। जब आप लोग से दे दिया जाएगा कि अगर छात्र, विद्यार्थी, बालक कोई भी हो, अगर गलत गुणनखंड प्राप्त कर रहा है तो यह पुनर्समूहन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। जितने भी ये प्रश्न हम लेकर आए हैं सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। एक भी प्रश्न हम अपने मन से नहीं लेकर आए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, क्या 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या माना हम लोग x मानते हैं, मान लीजिए हम लोग x मान लिए वह संख्या। अब जैसे आप लोग को कह रहा है वैसे आप करते चले जाइए। कोई भी संख्या हो आप सिर्फ और सिर्फ x को लेकर साथ में चलिएगा और जैसे प्रश्न कहेगा वैसे करते चल जाइएगा, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं, x आप लोग माने हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या है कि एक संख्या है, कौन सी संख्या? वही x, जो x यहां पे लिखा हूं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया। अब इसी में हम 8 जोड़ दिए। बिल्कुल जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप लोग करते जाइए। हर एक प्रश्न को मोए मोए बना देंगे। जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। कौन दुगनी हो जाती है? जो आप x माने हैं वह दुगनी हो जाती है। यानी x है तो 2x हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस x जाएगा तो x हो जाएगा। तो x बराबर 8 हमारा यही आंसर आ जाएगा। कैसे किया हूं? x प्लस 8 वह संख्या है, उसमें 8 जोड़ देने पर वह दुगनी प्राप्त हो जाती है तो 2x प्राप्त हो गया। जब 8 बराबर ये 2x माइनस यहाँ पे ये इधर पक्षांतर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो 2x में से x जब घटेगा तो कितना आएगा? तो x आएगा। तो x बराबर 8, यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1 मिलीमीटर बराबर है, ये जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है। तो 1 मिली बराबर होता है। तो देखते हैं सेंटीमीटर और मीटर में आंसर दिया है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना याद रखिए, क्या जब 1 मिलीमीटर है तो ये अपने माइंड में याद कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर, क्या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अगर सेंटीमीटर पूछता तो हम लोग 10 मिलीमीटर दे देता कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 मिलीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर पूछा है। 1 मिलीमीटर बराबर, तो जब मिलीमीटर पूछेगा तो यानी कि 10 मिलीमीटर मान लीजिए ये है किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? ये नीचे आ जाएगा तो 1/10 हो जाएगा।
तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा कितना, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब भाग देंगे 1 से 10 में एक बार में नहीं जाएगा तो दशमलव लिखेंगे, जितने जीरो रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में हमको उत्तर लाना है, तो यहाँ पे 1 है और नीचे 0.10 है, तो 0.1 बढ़ा देंगे, 0.1 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही 1/100 रहता तो 0.00 क्या हो जाता, 2 अंक के बराबर हो जाता कितना, जैसे 1 अंक के बराबर 0.1, तो यहाँ पे 0.01 2 अंक पे कर देते, क्योंकि 1 अंक पे है 10, 1/10 है, तो जब 0.1 है तो 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 0.1 हो जाएगा। अगर यही 1/100 रहता तो 2 अंक पे दशमलव लगाते तो 0.01 हो जाता, यानी कि 2 अंक पे। अगर यही 1/1000 रहता यानी कि 3 जीरो रहता तो 0.001 यानी कि 3 अंक पे 0 दशमलव लगाते। ऐसे आप लोग को करना है। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 0.1 हमारा सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है, तो समबाहुभुज किसे कहते हैं, समबाहुभुज उसे कहते हैं उस सरल रेखाओं से बनी हुई ऐसी आकृति को कहते हैं जिसकी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ग है, चारों वर्ग यानी कि चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं और इसके साथ साथ अंतः कोण भी बराबर अगर होंगी तो वही समबाहुभुज कहलाएंगी, क्योंकि वर्ग में सारे जितने अंतः कोण हैं सब 90 डिग्री होते हैं और पूरी भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ भुजाओं को बराबर कर देंगे तो वो समबाहुभुज कहलाएगा, नहीं, समबाहुभुज के साथ साथ उसके साथ अंतः कोण भी बराबर होना जरूरी है, तब वो समभुज कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग। अगर यहीं पे समबाहु त्रिभुज रहता, समबाहु त्रिभुज, तो ये भी हो जाता समबाहुभुज, लेकिन यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लेकिन क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारे अंतःकोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं, वर्ग भी क्या है, वर्ग के सारे भुजाएं और क्या कहलाती है, अंतःकोण भी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, उसके बाद से आप लोग को हर एक प्रश्न का मोय हम लोग बना देंगे। जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठेंगे तो कहेंगे कि ये सारी जो प्रीवियस ईयर अरुण सर कराए हैं सब वही क्वेश्चन तो आया है, क्योंकि जितना 2011 से 2024 तक क्वेश्चन आए हुए हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ है, सब हम लोग एक सेट के माध्यम से करा देंगे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट की, और यहाँ पे क्लास भी आती रहेगी, हर एक सब्जेक्ट की क्लास भी आती रहेगी, टॉपिक वाइज भी आती रहेगी और प्रीवियस ईयर सॉल्व भी होता रहेगा। तो बस आप लोग चैनल के माध्यम से ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वां क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये माइंड में बैठा लीजिए, ये याद कर लीजिए, क्योंकि जब दे देगा कि एक त्रिभुज का कोण इतना है 60 डिग्री, 60 है, बी इतना बराबर है, तो सी का मान क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर 180 से आप लोग घटाएंगे, वही हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है, क्या एकैकी संगति, पदानुक्रमित समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो यहां पे मूलभूत संक्रियाएं हमारा नहीं होगा, ए और बी सत्य हो जाएगा, एकैकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, और क्रमबद्धता अगर पूछ देगा, वर्गीकरण, डायरेक्ट एकैकी संगति दे देगा तो आप लोग कैसे याद करेंगे, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एकैकी संगति अगर डायरेक्ट दे देगा तो परिभाषा के रूप में ऐसे होगा, तो
तो एकैकी संगति होती क्या है? दो सेटों के तत्व के मध्य बिना किसी लुप्ति या दोहराव में सीधा संबंध स्थापित करता है। कौन? एकैकी संगति। पदानुक्रमिक समावेशन पदानुक्रमित संबंधों के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करना। जहां छोटे उपसमूह को बड़ी श्रेणियों से सम्मिलित किया जाता है तो वहां पे पदानुक्रमिक समावेशन कहलाएगा। क्रमबद्धता किसी विशिष्ट विशेषता के आधार पर वस्तुओं या तत्वों को अनुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना। और वर्गीकरण क्या है? समान विशेषताओं या गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत करना, यानी कि बांटना, यही वर्गीकरण कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग ये देख लिए हम लोग पॉइंट जो भी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त है देख लेते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम में बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल, ये तो हमारा सत्य हो गया। और ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग देख लेते हैं। कथन बी क्या कह रहा है? यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। देखिए, संज्ञानात्मक संघर्ष जो है वो बच्चों को गणित की समझ को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित देती है। जब नहीं ये नेगेटिव आ गया तो ये कथन हमारा गलत हो गया। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। क्या संज्ञानात्मक संघर्ष से बच्चों को बचना चाहिए? नहीं, संज्ञानात्मक संघर्ष से बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी हमारा गलत हो गया। तो चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती हैं कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? क्या वैधता या व्यवहारिकता या विश्वसनीयता या सुसंगति? तो ऑप्शन नंबर हम लोग ये लॉक कर देंगे, वैधता। इसमें क्या होगा? वैधता क्या होता है? किसी परीक्षण को तब वैध माना जाता है जब वह उस कौशल का सटीक आकलन करता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। तो यहाँ पे वैधता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्वसनीयता उसे कहते हैं जब कई शिक्षक एक ही परीक्षार्थी का अंक बार बार चेक करने पर सेम अंक प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक परीक्षा दिया हुआ है, उसका एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं, तो एक अध्यापक ने चेक किया तो उसका 50 में से कितना आया? 40। दूसरा चेक किया तब पर भी 40 आया। तीसरे अध्यापक ने चेक किया 40। तो यानी कि बार बार वही उत्तर आ रहा है सेम, यानी कि विश्वसनीयता अपने आप में है। और किसी चीज को किसी मूल्यांकन के पक्ष का उपयोग में वैध हो तो वही वैधता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या है, नहीं, गलत हो जाएगा। एक भाज्य संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा। एक दोनों है, ये भी गलत हो जाएगा। एक न तो अभाज्य है और न ही अभाज्य है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, जिसका विभाज्यता 2 निकल कर आता है। जैसे 2 अगर है तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 भी क्या है? अभाज्य है, 3 1 से कटेगा और ये 1 से कटेगा 3 से। मतलब स्वयं से कटे और 1 से कटे, सिर्फ और सिर्फ वो 2 से कटे, वही अभाज्य कहलाता है। अगर 4 है तो 4 ये भाज्य संख्या, सम संख्या भी होगा और भाज्य भी होगा। भाज्य उसे कहते हैं जो 3 अथवा 3 से अधिक बार में कटे। जैसे कि 4 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। यानी कि 3 और 3 से अधिक बार जो संख्या कट रही है वो भाज्य कहलाएगी, और जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से और 1 से कटे वो अभाज्य।
तो एक क्या है, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। विषम की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। तो नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए कौन सा है, 1, 8, 27, 64, 125। तो आप लोग देखिए ये एक तर्क वितर्क करने वाली पैटर्न है। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 निकल कर आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 निकल कर आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ रहा है। अगर 8 का क्यूब करिए, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ रहा है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ रहा है। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये क्यूब करते जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका आएगा कौन सा शब्द, यानी कि वर्ड्स, वो अक्षर कौन सा रहेगा, तो 6 रहेगा और 7 रहेगा। तो आप 6 का क्यूब करेंगे तो 216 निकल कर आएगा, 7 का क्यूब करेंगे 343, यानी कि 216 और 343 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 216 और 343। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 लाख हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। यानी कि यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त की बात कर रहा है, यानी कि निगेटिव की बात कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, असफलता का अर्थ यह नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि सत्य हो गया, लेकिन हमें कम उपयुक्त यानी कि हमें नहीं खोजना है जो गलत है, निगेटिव खोजना है। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई विद्यार्थी अगर असफलता प्राप्त कर रहा है तो वो गणित नहीं हल कर सकता, कर सकता है, सभी गणित सीख सकते हैं। बिल्कुल सत्य, ये भी सत्य है, गणित तो सब लोग सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, बिल्कुल सत्य है। आप किसी जेंडर को, रूढ़िवादिता को नहीं बांट सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लड़की है तो सिर्फ और सिर्फ बायो ही पढ़ेगी, ये लड़का है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पढ़ेगा। तो ये कहा गया है कि गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, ये भी सत्य है, यानी कि कम उपयुक्त यानी कि निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा लॉक हो जाएगा। देख लेते हैं, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। ये बताइए, आप अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। तो शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल कौन करता है, संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। बिल्कुल सत्य, यही तीनों जो एनपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए शामिल किया गया है, उसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम आते हैं। तो देख लेते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अगर आप लोग को बौद्धिक कौशल और ज्ञान अर्जन को शामिल करने की बात की जाए तो संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है वो बौद्धिक कौशल और ज्ञान अर्जन करने को शामिल होता है। भावात्मक जो आयाम होता है उसमें क्या होता है, जो आपकी भाव होती है, जो आपके अंदर से भाव निकलता है वही भावात्मक आयाम कहलाती है। यह आयाम दृष्टिकोण और मूल्यों सहित सीखने के भावात्मक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मनोगत्यात्मक आयाम क्या है, यह आयाम शारीरिक कौशल और समन्वय, व्यवहारिक क्षमताओं और मनोवैज्ञानिक कौशल के आकलन करने के से संबंधित है। यानी जहां आपसे शरीर शारीरिक संबंधित यानी कि हाथ पैर नाक कान जितने भी शारीरिक संबंधित से बात की जाए, मनोगत्यात्मक आयाम के पास आप लोग चले जाइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्थान ओ से किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम, मेढक कितना 3 कदम, खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो देखिए मेढक 3 कदम लगा रहा है और खरगोश 7 कदम लगा रहा है।
तो जब दोनों को एक साथ लगाने की बात अगर की जाए तो वहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लॉसा ले लेंगे। तो 3 और 7 का लॉसा कितना होगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा। और जब 21 हो जाएगा तो आप लोग 21 भाग देंगे कि कौन सी 21 वह संख्या है कि जो 21 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 को काट कर देखिएगा 378 क्या करेगा, ये 21 विभाज्य कर देगा। विकल्प ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या पूछ रही है। अब यहाँ पे डिग्रियों की संख्या पूछ रही है। मान लीजिए 45, मान लीजिए 20 दिया है, 20 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो एक समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होती है, तो 90 डिग्री होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता है समकोण। याद रखिएगा कि समकोण कितने एंगल का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे दिया है कि 2 सही 2/3, तो 2 सही 2/3 को आप हल करेंगे तो 3 दूना के 6 2 8, यानी कि 8/3 निकल कर आएगा। यही 2 सही 2/3 को ही 8/3 के रूप में लिखा गया है। तो 8/3 अब दिया है कि समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो समकोण में तो 90 अंश से गुणा कर देंगे। तो जब 3 से 90 को काटेंगे, 3 तिली के 9 0, तो 8 तिली के जब 24 करेंगे गुणा 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस गुणे 90 जितना भी दे देगा, या दे देगा 30 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो 30 गुणे 90 कर देंगे। 35 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो 35 गुणे 90 कर देंगे। यही तो करना है, और आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। तो सबसे जब ऐसे प्रश्न पूछेगा सबसे लागत कम है, तो 750 को 75 से जब गुणा करेंगे तो निकल कर आएगा। 750 को 75 से गुणा करेंगे तो 56,200 करीब इतना आएगा, 250। और जब 7.50 को 750 से गुणा करेंगे तो 5625 निकल कर आएगा। ऐसे ही आप लोग बस क्या करना है, आप लोग को 750 को इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और जो संख्या छोटी निकल कर आएगी वही आपका सबसे कम होगा। तो सबसे छोटी संख्या ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आएगी। आप लोग गुणा करके, आप कापी पेन लेकर बैठे हैं तो गुणा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जगह कम है दोस्तों, गुणा करेंगे आप लोग को उतने ही सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो देख लेते हैं। आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा। ये भी सत्य है। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षा, औपचारिक परीक्षा सिर्फ कराएंगे नहीं, यही हमारा गलत हो गया। तो गलत का गलत ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एनईपी जो 2020 आई है, देखिए इसमें क्या है कि नीति में, इस नीति में लचीले और बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। विद्यार्थियों को रट कर सीखने से दूर करना है और परीक्षा के लिए उसे तैयार नहीं करना है। और परिभाषा, जितने आप लोग को परिभाषा, जिस ऑप्शन में परिभाषा दिखे, रट्टा मार दिखे, तुलना दिखे, मानकीकृत दिखे, ये सब जितना दिखे, अलगाव की बात करे, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, निगेटिव है। जब पेडागोजी, संपूर्ण पेडागोजी पढ़ाएंगे, एक एक कीवर्ड आप लोग को बताएंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है।
यानी कि डिन्स ब्लॉक हुआ, मुद्रा हुआ, गिन तारा हुआ, ये सब क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़े के संबंध के बारे में ये बताती है। लेकिन स्थानीय मान चार्ट ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सबसे कम उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें निगेटिव खोजना था। डिन्स ब्लॉक, मुद्रा, गिन तारा ऐसे मॉडल हैं जहाँ छात्र अनुभवात्मक विधि से अवधारणा को सीखते हैं और समझ सकते हैं कि स्थानीय मान चार्टों को अनुभव प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसका जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो सके। देखिए, जमीन की बात की जा रही है तो मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई हम ले लेते हैं, लंबाई चौड़ाई लेंगे। और जब लंबाई चौड़ाई आयत की ले रहे हैं तो 100 मीटर तार पूरा है, तो घेरने के लिए परिमाप की आवश्यकता होगी। किसी भी चीज को आप घेरेंगे पूरा तो वो परिमाप ही होगा, चाहे वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी हो तो परिमाप होगा। तो यहाँ पे सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। एक्स वाई मानेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 2l प्लस बी बराबर कितना दिया है, 100। 100 दे दिया तो 2 को 100 काटेंगे तो l प्लस बी कितना, l प्लस बी निकल कर आएगा 50। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है l प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई जो भी हो 50 आ रहा है। तो यदि एक l और y दोनों का मान 25 मीटर हो तो x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि l माइनस बी बराबर 0 हम रख देंगे तो l बराबर b निकल कर आएगा। तो अधिकतम मानों के लिए क्षेत्रफल 25 गुणे 25 होगा। कितना होगा, 25 गुणे 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि l प्लस बी बराबर 50 आ रहा है, तो अधिकतम के लिए 25 इंटू 25 यही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे देखिए सत्य नहीं है, निगेटिव पूछा है, तो हम देख लेते हैं निगेटिव कौन सा है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों, बिल्कुल सत्य है। एक समस्या का समाधान हल करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, तो आप अपसारी चिंतन के रूप में भी जा सकते हैं, तो ये हमारा सत्य हो गया। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई, देखिए बाधा डाला, जहां अगर बच्चों में बाधा डालने की बात आ गई वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का निगेटिव पूछा, यही हमारा लाख हो जाएगा। देख लेते हैं और ऑप्शन, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उपागम का अन्वेषण करने, अन्वेषण मतलब खोज करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है। जहां अवसर की बात आ जाए, प्रोत्साहित की बात आ जाए, वो तुरंत आंख बंद करके उसको सत्य हो जाएगा। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर आप एक ही उत्तर रट्टा मार रहे हैं तो ये विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण है ये क्या करता है, मुक्त करता है, अनेक प्रकार की तरह सोचने समझने की शक्ति देता है। तो यहाँ पे क्या है, बाधा डालने की बात हो रही है, निगेटिव है, तो निगेटिव का निगेटिव हमारा सत्य हो जाएगा। हमें पॉजिटिव पकड़ना है। जब पॉजिटिव निगेटिव पढ़ाएंगे तो हर एक ऑप्शन आप लोग को बहुत आसान लगने लगेगा। ये प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करा रहे हैं, हर एक टॉपिक के वाइज चलेंगे और प्रीवियस ईयर सॉल्व करते चलेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि पॉजिटिव बता रहा है। तो गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान कर रहा है। बिल्कुल सत्य, यही हमारा पहला लाख हो जाएगा, क्योंकि जो लैब में आप जाते हैं तो अनेक प्रकार की क्रिएटिविटी आप लोग को मिलती है, अवसर प्रदान करता है, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा। आनंद ये सब गलत हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा उपयोग पूछा है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हर बार ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन डाल देता है, तो इसको आप मिस मत करिएगा। मतलब ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट जो जितने हम पॉइंट लेकर आए हैं, जितने टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए 7 सही 1 बट्टे, देखिए जितना दे देगा कि 10 में से कितना नमक है, 10 में से कितना कितनी कितनी फलाना ढाकन, जब भी कितना कितना कितनी अगर दे दिया आप लोग को तो उसको बटे में आप लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। जितना दे देगा, आप एक ट्रिक समझिए कि अगर आप लोग को क्वेश्चन में कितना कितनी कितने अगर दे दिया
तो तुरंत उस शब्द को क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे। जैसे 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक कितने पैकेट बनते हैं, तो बस इसको तुरंत लिख दीजिएगा। 7 सही 1/2 हो गया, इसको तुरंत 1/12 नीचे लिख दीजिएगा। जैसे कि आसान में मान बता रहे हैं, जैसे कि दे दीजिएगा 20 किलोग्राम नमक से 4 किलोग्राम नमक कितने पैकेट बनेगा, तो 20/4 ध्यान से करेंगे, 4/20 यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये आसान इसलिए 20/4 रखे, समझ में आ जाएगा। तो बस 7 दूना के 14 1 15/2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 दूना के 14 और 1 15, 15/2 और नीचे 1/12 हल कर देंगे तो 12 नीचे का ऊपर चला जाएगा और बीच का बीच में रह जाएगा। तो 15 गुणे 12/1 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 छके 12 और 15 15 छके 90, तो 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस जहां कितना कितने कितनी अगर कह दे तो उसको बटे में लिखकर सॉल्व कर दीजिएगा, यही हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 2 में 182 या -67 अब देखिए को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब देखिए अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना। देखिए जहां अगर बच्चे को आप डांट रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब कर रहे हो, तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना है। बस आप लोग ये जानना है कि बच्चे को आप सीटेट का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो बच्चे को क्या करना है, आप लोग को बच्चे के तरफ से बोलना है, बच्चे के लिए भगवान मानना है, बस इतना समझ जाइए। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखनी चाहिए। बिल्कुल ये तो हमारा सत्य हो गया, पुनर्समूहीकरण जो घटाव गुणा आता है। अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए घटाव की कलन विधि ये भी गलत है, जो एक तरह से एक ही बार बार हल करना हो कलन विधि कराती, ये भी निगेटिव है। अध्यापिका के बच्चे के प्रश्न को देखिए नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना है। हम क्या कहें कि बच्चे के खिलाफ कभी भी नहीं जाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2 प्राप्त हुए। तो निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो अधिकतम बार देखिए 3 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ, 3 बार अधिकतम संख्या 3 आया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। इबारती, तो इबारती सवालों को क्या होते हैं, गणित के स्कूल में वास्तविक जीवन के परिदृश्य से जोड़कर देखा जाता है, यही इबारती होता है। तो देख लेते हैं, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणित तकनीक को लागू किया जा सके। बिल्कुल सत्य है, यही हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते, गलत ये तो होते हैं। इबारती सवाल केवल जहां केवल बात आ गई तुरंत गलत हो जाएगा। कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होती है, नहीं, कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक नहीं केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो क्या सबसे उपयुक्त है, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना, सिर्फ और सिर्फ जो बस और ट्रेन के समय के सारणी है उसे पढ़ने के लिए कहेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त देख लेते हैं, सबसे उपयुक्त हमें क्या पता इससे भी अच्छा उपयुक्त मिल जाए। कक्षा में विद्यार्थी की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। बिल्कुल सत्य, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा
क्योंकि आप बच्चे को जब दैनिक जीवन से एक्टिविटी करने के लिए देंगे वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। मतलब निगेटिव पूछ रहा है, तो देख लेते हैं सूत्रों को याद करना। देखिए याद करना पहले ही आ गया तो यही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां रट्टा मारना, याद करना, परीक्षा फल, पुरस्कार, परिभाषा, जितना ये सब आए सब निगेटिव होते हैं, सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत का गलत पूछा था। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।